एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर में तो सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आप लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी इसके पहले के सेमेस्टर में भी पढ़े हैं और ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी पूरा पेपर है। आज कुछ आवश्यक चीज़ें, आवश्यक बातें क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नैदानिक मनोविज्ञान जो है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी की सबसे प्रचलित एवं सबसे बड़ी अप्लाइड ब्रांच है, प्रयुक्त शाखा है। इसमें जो है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी कुल संख्या का लगभग 43% जो साइकोलॉजिस्ट हैं वह केवल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। यानी जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें 43% ऐसे हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह कई तरह के कार्य को करते हैं और इनमें सबसे जो प्रमुख कार्य होता है वह इनकी जो है वह मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित लोगों को सही करना है, ताकि कि वह अपने दिन प्रतिदिन की दुनिया में ठीक ढंग से समायोजित हो सकें। नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो ऐसे कई क्षेत्र में सक्रिय हैं, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्य किए जाते हैं: रिसर्च के, डायग्नोसिस के और ट्रीटमेंट के। यानी शोध किए जाते हैं, निदान किए जाते हैं और उपचार किए जाते हैं। और मनस चिकित्सा की जो विभिन्न विधियां हैं, जो साइकोथेरेपीज हमने आपको बताई हैं, उनमें से ये जो लोग हैं, ये लोग मानसिक रोगों का उपचार विभिन्न विधियों के आधार पर करते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वह बहुत तरह के निदान सूचक प्रविधियों जैसे साक्षात्कार, परीक्षण आदि का उपयोग करते हैं और इनका शोध में विस्तृत उपयोग भी होता है। परंतु जो कुछ ऐसे भी हैं मूलतः मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार में यह अधिक केंद्रित होते हैं। इनका शोध क्षेत्र विस्तृत होता है, यह अधिक केंद्रित होते हैं। और नैदानिक जो मनोरोग वैज्ञानिक हैं वह विश्वविद्यालय, उपचार गृह, मानसिक अस्पताल आदि के क्षेत्र में अधिक सक्रिय होते हैं। जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विज्ञान के क्षेत्र में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि एक साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों में क्या मुख्य अंतर होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वह बायोलॉजिकल मेथड्स के उपयोग नहीं करता है, वह साइकोथेरेपीज का उपयोग करता है और इन्हीं के आधार पर चिकित्सा का कार्य करता है। लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट है वह बायोलॉजिकल मेथड का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं और ये जो मनोरोग वैज्ञानिक हैं, इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये डायग्नोसिस शब्द, निदान शब्द जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की चिकित्सा में निदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डायग्नोसिस के आधार पर ही, निदान के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि रोगी का रोग क्या है और कितना है। मतलब रोगी को रोग है या नहीं है, उसकी मात्रा कितनी है, या रोग का विस्तार क्या है। जब तक रोग और रोग का विस्तार नहीं ज्ञात होगा तब तक किसी रोग की चिकित्सा बहुत ही मुश्किल कार्य होती है। अतः कहा जा सकता है कि जब तक रोग का निदान नहीं होगा तब तक यह ज्ञात ही नहीं हो सकता है कि रोग के कारण क्या क्या हैं। मानसिक रोग से जो रोगी ग्रस्त होते हैं उनमें चिकित्सा में निदान जो है अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि मानसिक रोगों का
निदान आज सबसे कठिन है। निदान का शाब्दिक अर्थ कारणों की खोज भी होता है। आजकल जो है लक्षणात्मक चिकित्सा का युग है, यानी जो सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पर किसी भी क्लिनिक में आप दवा के लिए जाते हैं तो वह आपसे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, सामान्य रूप से जब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, और आपके जो आप प्रॉब्लम बताते हैं उन लक्षणों के ही अनुसार एक चिकित्सक आपको दवा दे देता है। और जब तक जो रोगी है वह ठीक नहीं होता है तब तक कुछ टेस्ट, कुछ और जांच करके उपचार का प्रयत्न होता है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि जो निदान है वह एक प्रकार से पुराना नाम है। वर्तमान में आजकल निदान को क्लिनिकल असेसमेंट, नैदानिक मूल्यांकन कहा जाता है। डायग्नोसिस और क्लिनिकल असेसमेंट वास्तव में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा नाम को बस चेंज किया गया है। इस संबंध में कोलमैन 1981 ने कहा है, निदान का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि रोगी के ऊपर किसी रोग का लेबल लगा दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि रोगी के लक्षणों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए और उपस्थित रोग के संदर्भ में जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों का जो योगदान है उनको विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से मूल्यांकन करना, जिससे कि रोग की गतिशीलता का विकास और उसका ज्ञान हो सके, यानी रोग किस प्रकार से मूव कर रहा है उसकी गतिशीलता के विकास का ज्ञान हो सके। कोलमैन ने ये भी कहा है कि किसी विशिष्ट रोग की प्रकृति और उसके विस्तार को जानना ही निदान कहलाता है। कोर्चिन ने इस संबंध में कहा है कि विशिष्ट रूप से जो साक्षात्कार, परीक्षण और निरीक्षणों के द्वारा, माने जो विशिष्ट रूप से साक्षात्कार और जो परीक्षक जो है निरीक्षण बनाते हैं, उनके द्वारा हम अगर किसी रोगी का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वह निदान कहलाता है। और इस संबंध में इन्होंने इस अपने अध्ययन में इसका औपचारिक मूल्यांकन की बात भी इन्होंने कही है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, चाहे कोलमैन हो चाहे कोर्चिन हो, इनके आधार पर ये कह सकते हैं हम कि निदान एक प्रकार की व्यवस्थित अध्ययन या मूल्यांकन है। यानी जो डायग्नोसिस है वो क्या है कि एक प्रकार का व्यवस्थित अध्ययन या मूल्यांकन है, जिसके द्वारा रोगी के रोग की प्रकृति, उसके विस्तार और ज्ञान आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो रोग की वर्तमान गतिशीलता, रोग की जो वर्तमान गतिशीलता है वह क्या है, रोग के विकास में किस प्रकार के कारकों का योगदान है। साथ ही साथ निदान में यह देखा जाता है कि क्या मूल्यांकन किया जाता है। निदान संबंधी अध्ययन या मूल्यांकन में जो विशिष्ट साक्षात्कार, परीक्षण और निरीक्षण आदि का उपयोग किया जाता है, और निदान के आधार पर ही जब तक निदान नहीं होगा उसके बिना मानसिक रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती है। तो मानसिक रोगों को चिकित्सा जो है बहुत जो कुछ दिनों में न होकर काफ़ी एक समय लेती है, कुछ महीनों में होती है। यह लंबी चलने वाली चिकित्सा कितनी सफलता मिलेगी, यह पूर्णतया रोगी के निदान पर निर्भर करता है। और इस दिशा में जो अध्ययन हुए हैं उस संबंध में पाया गया है कि जब निदान की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी
हाई नहीं होती है, तब यह निदान जो है वह व्यर्थ होता है। यानी इसकी विश्वसनीयता जो है वह उच्च होनी चाहिए। और जब तक इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, यानी बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य और बिना विश्वसनीयता के निदान का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी रोगी का निदान जो है तभी किया जा सकता है जब निदान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचना और मूल्यांकन एकत्रित किए जाएं और इस संबंध में जो रोगी है उसके रोग के संबंध में निदान में कुछ सूचनाएं और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। रोगी के संबंध में सबसे पहले प्रारंभिक सूचना, जैसे कि उसका नाम, आयु, उम्र, ये सब बारे में कि कहाँ तक उसकी शिक्षा हुई है, परिवार क्या है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी रोगी के बारे में प्रारंभिक सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। रोगी की रोग की प्रकृति क्या है, उसका जो एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में क्रमबद्ध विवरण प्राप्त किया जाता है। यानी उसके रोग की प्रकृति और उसका क्रमबद्ध विवरण प्राप्त करना। साथ ही साथ रोगी का व्यक्तिगत इतिहास से मतलब है रोगी के बचपन से लेकर अब तक की पूर्ण सूचनाएं, उसका विद्यालयी जीवन, पारिवारिक जीवन, मित्र मंडली, इन सब से संबंधित पूर्ण जानकारियां एकत्र की जाती हैं। रोगी का जो परिवार है उसकी संरचना, किस प्रकार का परिवार है, उसका विवरण, उसकी जो गत्यात्मकता है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है। रोगी का चिकित्सकीय मूल्यांकन, मेडिकल असेसमेंट भी किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि अगर रोग का कारण शारीरिक अथवा उसका नाड़ी संस्थान से संबंधित है तो उसके लिए मेडिसिन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रोगी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, रोगी के अंतर्द्वंद, तनाव, चिंता, समायोजन, प्रतिबल आदि के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। रोगी का जो सामाजिक मूल्यांकन है वह भी इसके लिए आवश्यक है और इसमें रोगी की सामाजिक समायोजन, वित्तीय स्तर, सामाजिक जीवन आदि के संबंध में मूल्यांकन किया जाता है। इसमें निदान और वर्गीकरण की इतनी सारी जानकारियों के आधार पर तब डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन किया जाता है और इसी डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन के बाद ही इनकी उपचार योजना या चिकित्सा परिणाम निकाला जाता है। और उपचार की जो समाप्ति होती है उसके बाद क्या आंकड़े प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ क्लिनिकल इसमें फॉलोअप का बहुत महत्व है। फॉलोअप माने कि जब भी हम किसी रोगी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बारे में आगे भी जानकारी लेते रहते हैं कि क्या उसको परिवर्तन हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या समस्याएं फिर से उत्पन्न हुई। इस संबंध में जो जानकारियां ली जाती हैं वह इसके एक आवश्यक स्टेप है। मानसिक रोगों के निदान में कोई एक विशेष निदान नहीं होती है, बल्कि मतलब कोई भी मानसिक रोग का निदान किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं होता है, बल्कि इसकी एक टीम होती है जो कि मिलकर आपस में विचार विमर्श करके, आपस में एक ऐसी सलाह करके, मिलजुल कर तब यह कार्य करते हैं। और जब इस टीम के सदस्य
आपस में मिलजुल कर ये कार्य करते हैं, जिसमें कि कम से कम एक मनोचिकित्सक, एक नैदानिक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, एक मनोचिकित्सक या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या कोई आवश्यक विशेषज्ञ या संबंधित कार्य होते हैं। निदान में आने वाली कुछ कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम्स भी हैं। सम डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन डायग्नोसिस। निदान से संबंधित अध्ययन या मूल्यांकन करते समय जो विशेषज्ञों की टीम होती है, उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं, और जब तक इन निदान संबंधी ये जो डिफ़िकल्टीज हैं, इसका समाधान नहीं किया जाता, तब तक जो है यह मूल्यांकन के दोषपूर्ण बने रहने की संभावना होती है। अतः यह जो जानकारी है कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपने डायग्नोसिस के कार्य में किस तरह की परेशानियां आती हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो जो प्रमुख प्रकार की कठिनाइयां हैं वह है कि सबसे पहले जो मानसिक रोगियों के निदान के संबंध में जो सूचना प्राप्त होती है, वह मुख्यतया फैमिली मेंबर्स के द्वारा मिलती है। मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, वह निदान संबंधी जो जानकारियां जो परिवार वाले जो हैं देते हैं, वह जो भी जानकारी देंगे उसी पर डिपेंड करना होता है। अब जो मेंबर्स जानकारियां दे रहे हैं, वह उनकी स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, इस पर तो डिपेंड करती ही करती है, साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वह कितनी वास्तविक सूचनाएं दे रहे हैं या यह सूचनाएं वह कितना छुपा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितनी रियल इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही विश्वसनीय और वैध प्रकार का निदान कार्य भी हो सकता है। लेकिन इस विश्वसनीयता और वैधता के बारे में एक प्रश्न चिन्ह होता है कि वास्तव में दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं हैं। मनोरोगों के निदान में, डायग्नोसिस में यह देखा गया है कि जो लक्षण होते हैं, उनके निदान के लिए जो लक्षण देखे जाते हैं, उसका कोई विशेष कारण या विशेष लक्षणों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि कारण विशेष हो तो एक लक्षण विशेष हो। माने यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोई लक्षण, मतलब ऐसा लक्षण विशेष किसी रोग विशेष के लिए आवश्यक हो या एक विशेष ही लक्षण हो। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो रोगी होते हैं, ऐसे रोगी जो कि विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं, उनमें जो है ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसके कारण इनमें डिप्रेशन या इंट्रोवर्ट टाइप के पाए जाते हैं। कुछ में ऐसा भी होता है कि उनमें वो एक्सट्रोवर्ट भी दिखते हैं और डिप्रेशन के बजाय, अवसाद के बजाय, विषाद के बजाय इनमें उल्लास या प्रसन्नता के गुण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में इनका जो है क्लिनिकल असेसमेंट करना मुश्किल हो जाता है। मानसिक रोगों के निदान में यह भी देखा गया है कि जो रोग इतिहास, यानी जो भी हिस्ट्री दी जाती है, मेडिकल डेटा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यांकन, लक्षणों और रोग वर्गीकरण आदि को बहुत महत्व दिया जाता है। किंतु इन सब के बावजूद भी जो टीम होती है, उसके लिए कोई सर्वमान्य प्रामाणिक नियम या नॉर्म जो है वह अब तक डेवलप नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कई विशेषज्ञ किसी चीज़ की डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, वह अपने अपने ढंग से
निदान का कार्य करते हैं। और आपको ये पता है कि जब भी कोई असेसमेंट व्यक्ति के व्यक्तित्व के मतलब व्यक्ति जो है अपने तरीके से करता है, तो इस पर उसकी अपनी वृत्तियों, पूर्वाग्रहों, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी ओर जो शारीरिक रोग का निदान होता है, उसमें नैदानिक जो विधियां हैं वह सर्वमान्य और प्रामाणिक होती हैं। यानी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए कोई निश्चित नॉर्म या मेथड जो है वह डेवलप नहीं हुआ है। और प्रत्येक प्रकार का जो मानसिक रोग है उसमें अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, और यह जो लक्षण होते हैं वह विशिष्ट लक्षण भी नहीं होते हैं। प्रायः जो होते हैं मात्र कुछ लक्षणों के आधार पर रोग को पहचान लिया जाता है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अनेक रोगियों में भी पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लक्षणों के ही आधार पर जो रोग की डायग्नोसिस है वह काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जो मानसिक रोगी का जो हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं उसके निदान में सामाजिक जो उपागम है, सोशल अप्रोच और कल्चरल अप्रोच को भी महत्व दिया जाता है। इससे क्या होता है कि मानसिक रोगों के निदान में और भी कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनको कि हम विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में वही फैक्टर एक तरह से मान्य नहीं होते हैं और कुछ संस्कृतियों के सामान्य अंग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर हैं इनके आधार पर डायग्नोसिस करना काफ़ी मुश्किल कार्य हो जाता है। मानसिक रोग में कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका डायग्नोसिस करना अपने आप में ही एक कठिनाई होता है। इसके अलावा अब हम आपको बता रहे हैं कि जो मनोचिकित्सक है और रोगी के संबंध, हमने जितनी चिकित्सा पद्धतियां आपको बताई उसमें सबसे पहली चीज यही रहा है कि मनोचिकित्सक और रोगी के बीच का संबंध जैसा होगा ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंड करता है। तो क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड पेशेंट। तो एक जो मनोचिकित्सक है और रोगी जो है उसके मध्य के संबंधों के महत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो डायग्नोसिस संबंधी जो मूल्यांकन है, असेसमेंट जो है, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो डायग्नोसिस का ड्यूरेशन है, अवधि है, समय है, उसमें जो रोगी है और चिकित्सक है, मनोचिकित्सक और रोगी के बीच संबंध किस प्रकार का है। हमने शुरू में ही आपको जब विधियां बताई थी तो हमने कहा था कि रैपर्ड फॉर्मेशन चिकित्सा विधि के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहलू है, क्योंकि बिना इसके चिकित्सकीय संबंधों की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो यह देखा गया है कि इस संबंध में जितने अधिक सहानुभूतिपूर्ण, मधुर, सहयोगात्मक, विश्वासपूर्ण संबंध होंगे, उतना ही निदान की, डायग्नोसिस की सफलता की संभावना होती है। और इस प्रकार के अगर संबंध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में नैदानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और इसके कारण जो है सफलता में मुश्किल होती है। जब ये संबंध अच्छे नहीं होंगे तो निदान में दिक्कत आएगी और इसके कारण जो हमारा असेसमेंट है यह दोषपूर्ण होगा, और दोषपूर्ण होने पर निदान का कोई मतलब नहीं होता है। निदान की अवधि में यह भी आवश्यक है, मनोचिकित्सा के लिए निदान की जो अवधि है उसमें यह आवश्यक है कि जो रोगी है
वह उसके प्रति जो चिकित्सक है उसमें एक मानवीय दृष्टिकोण हो। अगर यह अप्रोच नहीं है, यह दृष्टिकोण नहीं है, तो इस समझ लीजिए कि चिकित्सा संभव नहीं है। मनोचिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा वातावरण उपस्थित करे कि रोगी जो है वह अपनी चिकित्सकीय अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत हो, यानी वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। यहाँ पर मनोचिकित्सक का जो व्यवहार होता है, हमने आपको कुछ नैतिक मुद्दे भी बताए थे क्लिनिकल साइकोलॉजी से संबंधित, और उसमें बताया था कि सहानुभूति, परानुभूति, ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। तो एक मनोचिकित्सक को चाहिए कि वह इस प्रकार का व्यवहार करे कि उसका जो व्यवहार हो वह एक तरह से अनुज्ञापक, परमिसिव टाइप का हो, स्वीकारात्मक हो। वह ये प्रदर्शित करे कि वह स्वीकार कर रहा है। और मनोचिकित्सक के इस प्रकार का जब प्रोत्साहन रोगी को मिलता है, तब रोगी जो होता है अपनी अंतर्निहित जो अवांछित इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, जो भी हैं, उनकी अभिव्यक्ति करता है। वह विभिन्न प्रकार के संवेगों की, जिसको कि वह दमित किए रहता है, उनकी अभिव्यक्ति करने लग जाता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो रोगी होता है वह अपनी पूर्व अनुभव के आधार पर मनोचिकित्सक के प्रति क्रिया करता है। मनोचिकित्सक जो होता है रोगी को इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो होती है उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उसके स्वयं के अनुभवों पर आधारित होती है। तो मनोचिकित्सक को यह चाहिए कि रोगी के साथ आए जो भी उसके संबंधी हैं, माता पिता, परिवार के अन्य जो भी संबंध हैं, उनके बारे में चिकित्सा के पूर्व ही पूरी जानकारी प्राप्त करे, ताकि जो रोगी से उस समय जानकारी प्राप्त की जा रही है उससे आवश्यक प्रकार की जानकारी वह एकत्रित कर सके। मनोचिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के साथ एक अच्छे ऐसे संबंध को डेवलप करे जिसमें वह एक अच्छा श्रोता हो सके, यानी सुनने वाला। यानी मनोचिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के साथ सहानुभूतिपूर्ण और अच्छे व्यवहार को करे, रोगी की अभिव्यक्तियों पर ध्यान दे। और जब मनोचिकित्सक रोगी की अभिव्यक्तियों पर ध्यान देता है तो ऐसी स्थिति में जो रोगी के साथ उसका संबंध होता है, इसके परिणाम अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो रोगी होता है वह मनोचिकित्सक पर विश्वास करने लग जाता है। मनोचिकित्सक से यह उम्मीद की जाती है कि वह रोगी के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो कि पूर्व ग्रहित प्रकार का हो। प्रेजुडिस बिहेवियर की उम्मीद एक मनोचिकित्सक से नहीं की जाती है, और न ही उसके व्यवहार में एक हठधर्मिता, माने एक जिद्दीपन, या किसी ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है जो कि वो पहले से मान कर बैठा है और वैसा ही वह उसका ऑब्जर्वेशन करे। तो अगर एक मनोचिकित्सक इस प्रकार की चीज़ों को पहले से ही पूर्ववृत्तियों को बैठाए हुए होता है, तो ऐसी स्थिति में भी निदान या उससे संबंधित जो भी मूल्यांकन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी मनोचिकित्सक और रोगी का जो संबंध होता है वह वास्तविक कसौटियों के आधार पर होता है। चिकित्सक जो है वह उस अपनी पूर्ववृत्तियों या पूर्वाग्रहों का त्याग करता है और वास्तविक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए
एक चिकित्सक का एक अच्छा श्रोता होना बहुत ही आवश्यक है। जब चिकित्सक इस तरह के गुणों को धारण करता है तो रोगी जो है वह अपने रोग की अभिव्यक्ति के लिए खुलता है, और जब जितना बढ़िया से वह अपने रोगों के बारे में अभिव्यक्ति करेगा, परिवार के मेंबर्स का जितना सहयोग मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा यथार्थपूर्ण ढंग से डायग्नोसिस होगी। और जब ये डायग्नोसिस दोषपूर्ण हो जाती है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इस डायग्नोसिस और कंप्यूटर में भी कुछ रिलेशन है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का युग आ गया है। सब कुछ ऑनलाइन, जिस चीज़ की कल्पना नहीं किया गया था वह भी देखिए कि आज हम पढ़ा भी रहे हैं आपको ऑनलाइन। तो एक मनोचिकित्सक के लिए कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है। कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मानसिक रोगियों के रोगों का जो निदान है, इसके लिए भी जो कंप्यूटर है वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानसिक रोगों के निदान में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर के माध्यम से जो रोगी की अनेक प्रकार की सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, और यह सूचनाएं जब इसमें फीड कर दी गई कंप्यूटर में, तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी इन सूचनाओं को हम कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह इनपुट फैसिलिटी से हमेशा आउटपुट की संभावना बनी रहती है, और इससे ये होता है कि कभी भी किसी सूचना के इधर उधर होने की, विस्मृत होने की जो संभावनाएं होती हैं वह नहीं रह जाती हैं। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर है वह बहुत ही आवश्यक अंग है। इसके साथ ही साथ कैट स्कैनर एक कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मशीन है, एक ऐसा स्वचालित यंत्र है जिसके माध्यम से नाड़ी संस्थान की विकृतियों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे जो शरीर के विभिन्न भागों की विकृतियों का अध्ययन करना सरल हो गया है। ये कैट स्कैनर जो है, इसके द्वारा मस्तिष्क की विकृतियों को पहचाना जाता है और इसका उपयोग किया जो है वो आज सभी को पता है। इसके द्वारा जो है, जैसे कि एक एक्सरे मशीन से एक्सरे के द्वारा एक तरह से फोटोग्राफ लिए जाते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो लिया जाता है यह जो फोटोग्राफ जो होते हैं वह एक्सरे से छोटे होते हैं, और इसका जो उपयोग होता है, कंप्यूटर का जो उपयोग है, वह कई प्रकार से निदान में सहायक होता है। सबसे पहले ये कि कंप्यूटर के द्वारा जो रोगी से सूचना प्राप्त की जाती है वह कंप्यूटर में एकत्रित की जा सकती है। माने इस सूचना के खोने का डर नहीं रहता है या कुछ भूलने का डर नहीं रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लिनिकल असेसमेंट होता है उससे प्राप्त सूचना को एक साथ कंप्यूटर में एकत्रित किया जाता है। साथ ही साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मनोचिकित्सक जो है विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वह उपलब्ध होती हैं, और जिसमें कि जो रोगी के अंतर्द्वंद, चिंता, कुंठा, अन्य विकृतियों को ढूंढने में सहायता मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी, WHO ने भी मनोरोग के निदान के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वह विकसित किया है, और यह कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इसे कोटिगो के नाम से जाना जाता है। कैटिगो, CATEGO,
और इसमें जो है ये शिज़ोफ्रेनिया के जो रोगी होते हैं, मनोविकलता के जो रोगी होते हैं, उनके जो रोग के लक्षण हैं, उनका जो निदान है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी कैटेगरी के ही माध्यम से किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसमें जो विश्व के 9 प्रमुख केंद्र हैं और जहां पर कि 350 प्रश्नावली सूची, जिसे कि प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन शेड्यूल के रूप में जाना जाता है, इसकी सहायता से लक्षणों को व्यवस्थित और ऐसे लक्षणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया है। और इस प्रकार की रिकॉर्डिंग से सभी केंद्रों पर एक रूपता, जो कि अभी हमने आपको कहा कि जो हमारा क्लिनिकल असेसमेंट है, इसमें अनेक जो मनोवैज्ञानिक हैं, वह जो कई बार अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी के द्वारा जो 350 इस प्रकार की प्रश्नावली सूची को डेवलप किया गया, जिससे कि क्या हुआ कि लक्षणों और कारणों के बारे में जो जानकारी एकत्रित की गई, उससे एक रूपता का बना रहना एक निश्चित हो गया और एक प्रक्रिया जो है वह सिस्टमैटिक रूप में डेवलप हुई। अब हम आपको निदान की प्रक्रिया की जो विधि है, इसके कुछ स्टेप बताएंगे और उस स्टेप को बताने से पहले हम इसको पॉइंट आउट आपको कर दें कि सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल असेसमेंट यानी चिकित्सकीय मूल्यांकन, वर्तमान स्थिति की परीक्षा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है उसमें व्यवहार निरीक्षण, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, साथ ही साथ इंटरव्यू, साक्षात्कार, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, साथ ही साथ मस्तिष्क क्षति को ज्ञात करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करते हैं और मनोशारीरिक रोगों को जानने के लिए जो है वह मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो चिकित्सकीय विधियां हैं, उनके द्वारा निदान किया जाता है और इसमें हमने आपको पहले ही जो विधियां थी, जैसे हिप्नोसिस के बारे में, मनोविश्लेषण के बारे में, ये सब बताया था। हम आपको आगे का जो प्रोसेस है उसमें जो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि निदान प्रक्रिया की विधि क्या है। हालांकि आपने सभी विधियां पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज हम आपको स्टूडेंट्स, ये मुझे एकदम ज़रूरी लगा कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो, आप में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को आपने उसके कई विधियां पढ़ी, सब कुछ पढ़े, लेकिन इसमें परेशानियां भी एक साइकोलॉजिस्ट को आती हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कंप्यूटर जो है आज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अंग बना हुआ है, क्या हम ऐसे उपाय करें जिससे कि यह जो प्रॉब्लम्स हैं वह दूर हो जाएं, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या, यह सब आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि यही आपके पेपर का बेस है और यह आपको अपने पेपर के बारे में पूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में बताया कि यह नैदानिक मूल्यांकन क्या है। और अब हम आपकी को नेक्स्ट टॉपिक में कल जो हम आपको बताएंगे वह निदान की जो प्रक्रिया विधि है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।